बिल्कुल, चेहरा हालांकि क्या होगा जब वो नतीजे सामने आएंगे तब इस बात पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस बीच अनिल जी, चर्चा इस बात की कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें और अब आखिरकार 10 साल बाद 2024 के चुनाव की बात करें, बीजेपी का संगठन मजबूत होता जा रहा है, मजबूत अलग स्तर पर हो रहा है और कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर कमजोर हो रहा है। शायद यही वजह है कि आंकड़े बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था, फिलहाल 285 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। कहीं गुटबाजी बीजेपी में भी बढ़ती हुई नजर आई, अंदरूनी कलह की स्थिति भी निकल करके सामने आई। अगर हम तमाम राज्यों की समीक्षा करने की बात करें तो बीजेपी सिर्फ केंद्र के नेतृत्व पर, सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व पर ही लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ाई लड़ रही है। अंदरूनी कलह लगातार बीजेपी पर हावी होती जा रही है और इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार बन गई तो आगे इस डैमेज से कैसे उभरेगी बीजेपी? देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी जी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, क्योंकि 214 सीट पे आप नहीं बना सकते जी। या 220 हो जाए, 225 हो जाए जी। लेकिन सरकार बनने में सरकार को हेड कौन करेगा जी, ये एक सवाल उठेगा कि मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि बीजेपी को 272 के आंकड़े से भी एक कम आना, तो वो बड़ी शर्मनाक उनके लिए स्थिति होगी जी। इसके अंदर आप ये देखिए कि ये जो अपोजिशन वालों ने एक काम अच्छा करा जी। मैं बहुत पहले से उनसे कहता रहा, मेरे अपनी राजनीतिक मेरे अपने पत्रकारिता जीवन में मैंने चौधरी देवीलाल से बड़ा राजनीतिक नहीं देखा जी। चौधरी देवीलाल ने जब हरियाणा में 86 का इलेक्शन लड़ा, 87 का जी, उन्होंने 36 कौमें जोड़ ली जी, उन्होंने सारी पार्टी जोड़ ली, सीपीआई सीपीएम को भी एक एक टिकट दिया जी। एक सीट पे बीजेपी और सीपीएम की लड़ाई हो गई जी। ये सीट तो हमें भी चाहिए, टोहाना की जी। उन्होंने कहा दोस्ताना लड़ाई, फ्रेंडली कंटेस्ट, ये वर्ड दे दिया। बोले एक सीट पे सारा समझौता क्यों तोड़ रहे हो? उस इलेक्शन में 30% वोट कांग्रेस को आई थी जी, और सीट आई थी 5 जी। ये जो हमारी राजनीति में हमारे इलेक्शन के अंदर है, जो पहले जीता वो सिकंदर जी। इसमें ये नहीं है कि 50% वोट आपको आनी है जी। अपोजिशन के मुद्दे भी बड़े गलत मुद्दों पे वो लड़ाई लड़ते रहे जी। उन्हें अब भी एतराज था मोदी जी वहां क्यों बैठे हैं? भाई मोदी जी कहीं बैठे, कुछ करे, इंडिविजुअल आदमी कहीं पूजा करे, पाठ करे, आपको उसमें क्या एतराज है जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अरे भाई आप ये बताइए सरकार के शासन में क्या कमी है जी। वो मोदी जी कंसंट्रेट करते रहे, पर उन्होंने अब की बार ये करा कि जहां लड़ाई हो रही थी वहां होने दी। पंजाब में था, आप पार्टी भी लड़ती रही और कांग्रेस भी अलग लड़े, दिल्ली में एक साथ लड़े जी। दिल्ली में बीजेपी जितनी भयानक बुरी स्थिति में है संगठन के तौर पे जी। अरुण जेटली साहब ने पूरा बर्बाद कर दिया था इसे। उससे पहले यहाँ मदन लाल खुराना, साहब सिंह जैसे कद्दावर नेता थे, उससे पहले विजय कुमार मल्होत्रा थे। यहाँ कौन कौन नेता नहीं था? केदारनाथ साहनी जी थे जी, जिन्होंने पार्टी बनाई और खड़ी करी। आज उस पार्टी का अध्यक्ष को बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते, और स्थिति ये हो रही है कि 7 की 7 सीटों पे आ रहा है। स्थिति ये हो रही है कि बाहर के कैंडिडेट जो पैराशूटर हैं वो कैंडिडेट भी जीत रहे हैं। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने इतनी बुरी हालत कर दी दिल्ली की कि उसके लिए तो वो जो उर्दू का शेर है कि क्या तकदीर ने चुनवाए थे तिनके इसीलिए, बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे जब घर बन जाए। ऐसा इलेक्शन सिर्फ टोटल टीवी अकेला टीवी था जिसने उसकी 67 सीट बतलाई थी उस इलेक्शन में। किसी सर्वे ने नहीं बतलाई थी, टोटल टीवी, क्योंकि ग्रास रूट पे इनका सर्वे होता है जी। मैं कोई इसलिए नहीं कि इनकी बड़ाई कर रहा हूं, उनके घर में बैठा हूं, लेकिन हकीकत यही थी। उस अरविंद केजरीवाल को, जिसको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया जी, सब जानते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए हर चीज में बेईमानी, हर चीज में हजारों लोगों को 1-1 लाख की पेंशन बांध दी उसने, नौकरी बांध दी। उसका असर लोगों पे ये हुआ। और वो जो इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था, ये जो बिजली बांटना, ये करना, इससे लोग कोई बहुत खुश नहीं होते, आपको वोट नहीं मिलती, वरना आपकी ये स्थिति होती। और उनके साथ कांग्रेस मिल गई। कांग्रेस का भी दिल्ली में कोई ऐसा संगठन का आदमी नहीं रहा, उसमें अब लोगों ने बीजेपी को ही वोट करा। तो ये एक बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटिस्फाइंग पॉइंट है कि दिल्ली में जहां लोग ये मान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में तो बीजेपी की 7 के साथ गई जी। फिर लोग कहने लगे नहीं 5 आएंगी, फिर कहने लगे 6 आएंगी, 4 आएंगी,
लेकिन आज 7 की 7 सीटों पे आगे बढ़त लिए हुए हैं, उसमें से 6 रह जाए, 7 की 7 रह जाए, ये उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है और उसका भी हमें एनालिसिस करना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये अचीवमेंट उनकी गलतियों की वजह से हमें मिल रहा है जी। जैसे बीजेपी की गलतियों की वजह से अपोजिशन को मिला जी। अपोजिशन सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी साहब के साथ एक बात थी कि वो जो नैरेटिव तय करते थे जी, अपोजिशन उन्हीं नैरेटिव पे चल देता था जी, अपनी नहीं सोचते थे, अपनी नहीं बतलाते थे। उन्होंने अब हमारे साथी समाचार पत्र वाले शंभू बॉर्डर पे ये लग रहे हैं, वो जो है ना कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्रों में नहीं घुसने दिया जा रहा। अब 100-100, 200 आदमी कहीं घेर लेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट कोई बनेगा। उन किसानों के बारे में जिनकी तुम बात कर रहे हो उनसे ये तो पूछो उनकी समस्या है क्या जी। उनकी समस्या ये नहीं है, उनकी समस्या जो आड़ती हैं, उनकी समस्या जो मंडी है। मोदी जी ने मंडी जैसे ही अपना पहला शासन आया था जी, उन्होंने मंडी के लिए एक बड़े अफसर को छांट के, जिस अफसर को कभी उम्मीद नहीं थी कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बनाएंगे, उसको बनाया और उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि मंडी बोर्ड के अंदर अब हर जिले में मंडी का लाइसेंस अलग लेना पड़ता है। उन्होंने कहा इसको आप ऑल इंडिया पे जोड़ दो कंप्यूटर से, पूरी स्कीम बन गई। सिर्फ सबसे पहले उम्मीद थी हरियाणा लागू करेगा, हरियाणा ने लागू नहीं करी जी, क्योंकि आड़तियों का इतना जोर था जी कि धनखड़ साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो थे, नहीं कर पाए। मोदी जी में इतना दम नहीं था कि धनखड़ साहब को धमकाते कि स्कीम क्यों नहीं कर रहे, वो किसानों के फायदे की स्कीम थी जी। आज मुझे दूसरी मंडी में कई रेट मिल रहा है तो ऑनलाइन मैंने बेच दिया जी। एक उन्होंने स्कीम शुरू कराई थी किसानों के लिए इंश्योरेंस की जी, बहुत कम प्रीमियम था, जिसमें से गवर्नमेंट को भी कुछ प्रीमियम देना होता था। गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं दिया, वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई। ये दोनों स्कीम मोदी जी ने ऐसी कराई थी 2015 में ही, 2014 में आए थे कि अगर वो इन पे ही अड़े रहते जी और कहते भाई मुझे सरकार चलाने दोगे या नहीं दोगे, ये स्कीमें चलेंगी तो किसानों का भला होता। अब किसानों का आंदोलन कौन कर रहे हैं? 4-4 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं, 3-3 करोड़ की कार के अंदर आते हैं, वो किसानों के नेता हैं। टिकैत साहब कई सौ करोड़ के आदमी हैं, लोग वो उनके नेता हैं, वो उनकी आवाज माने जाते हैं, नेता है नहीं है। होते तो इलेक्शन में पता लग जाता है कि वोट किसके कहने से कितनी आई है। अगर ऐसे ही होता तो बीजेपी को 4 सीट भी क्यों आती? इतना किसानों में असंतोष है। तो हरियाणा तो किसान प्रदेश, ये किसान प्रमुख देश है, प्रदेश है। मेरा कहना ये कि अब सोचना सरकार तो बीजेपी की ही आएगी जी। लोगों में महंगाई के लिए असंतोष था जी। एक मेड सर्वेंट ने, जैसे मैंने बतलाया, कानपुर से बात बतलाई कि साहब महंगाई का हम तो मोदी जी को चाहते हैं लेकिन ये महंगाई क्यों नहीं रोक रहे जी। आफ्टर ऑल जनता के प्रतिनिधियों से भी तो आप बात करिए, ये आप अपने झोले से ही निकाल के जो चाहेंगे वो आप काम करते रहेंगे कि इसको बनाना। और ये जो बात अभी हमारे जो पुराने साथी ने एक बात कही, 20% कैंडिडेट आपने लास्ट मोमेंट पे दूसरी पार्टी वालों को दिए तो ये वर्कर क्या करे बेचारा? ये सिर्फ दरी उठाने और दरी बिछाने का कह, आजकल काम नहीं, अब तो कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती, मोहल्ले मोहल्ले पहले तो होती थी। तो इस वर्कर का काम सिर्फ यही रह गया कि वो आपको दरी